अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। PSL 10 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज कराची शहर में आखिरी मैच जो कराची और पेशावर के दरमियान अभी जारी है। कराची ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। पेशावर ने 147 रन स्कोर किए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और अभी कराची की 89 रन हैं 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। तो गो के अभी मैच जो है वो बड़ा फंसा हुआ है, कोई ये नहीं कह सकता कि कौन सी टीम जीतेगी। आज का मैच जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब देखना ये है कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जो है वो आज की फातिर टीम करार दी जाएगी। महमूद भाई, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में। 147 फॉर 8, और बाबर ने आज बहुत अच्छा खेला, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेला। 41 बॉल्स पर उन्होंने 46 रन तो बना लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज के अगर मैच को अभी भी स्टिल मैच जो है ऑन है, और अभी 5वीं विकेट गिरी है, उसने याकूब ने आउट किया, लेग स्पिनर ने। तो मैच अभी भी ट्रिकी है, और कराची ने आज टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, क्योंकि पिच जो है थोड़ा सा डिफरेंट खेल रहा है। जो कराची का अमूमन पिच होता है ना, जो बहुत अच्छा बैटिंग के लिए होता है, वो नज़र नहीं आ रहा। गेंद थोड़ा, कभी गेंद नीचे भी रह जाता है, गेंद स्किड भी कर रहा है, गेंद कभी कहीं से बॉलर हिट करते हैं अगर डेक को, तो गेंद फ्लाई भी कर रहा है। तो बैट्समैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो रही है, ख़ासकर नया बॉल के ऊपर। तो आज स्टार्ट जो किया था हसन अली ने और मीर हमज़ा ने, बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। और लेकिन बाबर जिस तरह खेल रहे थे, एक साइम तो जल्दी आउट हो गए थे, फिर कैडमोर ने आते ही, क्योंकि प्रेशर डेवलप होता है जब आप रन नहीं बना रहे होते ना एक एंड से, तो दूसरे के ऊपर प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर रोटेट ऑफ द स्ट्राइक चलती रहे ना, कि एक बॉल आपने अगर डॉट भी ना खेलें, आप सिंगल लेके दूसरे को लेकर आएँ सामने, आप जब डॉट खेल लेते हैं तो सामने वाले को जो है वो प्रेशर आता है, तो वो कोई ना कहीं गलती करता है। कैटमोर ने एक छक्का मारा उसको, और उसकी नेक्स्ट बॉल पे फिर उसने ट्राई किया और वो आउट हुआ। कैटमोर इनका ऐसा प्लेयर था, अगर वो खड़ा रहे तो वो अच्छा रन्स कर लेता है और एक अच्छा टारगेट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। फिर रेगुलर इंटरवल इनकी विकटें गिरती चली गई, और फिर हारिस और उसमें हुसैन तलत में थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, लेकिन वो भी इतनी कारामद नहीं हुई। तो गिरते पड़ते जिसे कहना चाहिए, तो फिर उन्होंने 147 अच्छा, अगर आज हम कैप्टन इनिंग की बात करें तो पहले 0, फिर 1, फिर 2, आज 46 रन तो बनाए, लेकिन बॉल्स 41। T20 क्योंकि ज़ाहिर है एक इस तरह का फॉर्मेट है कि जिसमें ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ज़ाहिर है 41 बॉल पे 46 रन इतना ज़्यादा मज़े का नहीं है। आपका स्ट्राइक रेट जो है ना, कम से कम 135-40 बाबर का 112 ये तो होना चाहिए T20 क्रिकेट के अंदर। कैप्टन है, अब आप पे बड़ी उम्मीदें हैं। तो अब मसला ये भी आ रहा है कि जाहिर सी बात है 3 इनिंग फेल हुई थी, इस इनिंग में उनको परफॉर्मेंस करनी थी, प्रेशर पड़ा हुआ था डेफिनेटली, हर तरफ बात भी हो रही है बाबर की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो मेंटली थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको टीम का नुकसान हो जाता है। हाँ, आप अपने चक्कर में इसको अक्सर लोग सेल्फिश का वर्ड यूज करते हैं कि सेल्फिश क्रिकेट है, कि आप अपने लिए खेल रहे हैं, उससे टीम को फिर आप सी थ्रू करते, आप एंड तक जाते, फिर एंड तक जाते और फिर एंड में आके अगर आप वहाँ पर हिट आउट कर लेते, तो अगर आप 70-80 रन बना लेते, चले 60 बॉलें भी आप खेल लेते, लेकिन 80 रन अगर आपके हो जाते तो स्ट्राइक रेट भी आपका बढ़ जाता और टीम को भी फायदा होता, फेयर इनफ हो जाता। लेकिन यहाँ पर वही वाली बात आती है कि फिर कुछ लोग इसको सेल्फिश का वर्ड यूज़ करते हैं। अगर हम आज बॉलिंग की बात करते हैं तो अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह बहुत अच्छी इन्होंने बॉलिंग करी है, इस पर क्या कहेंगे? खुशदिल आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि खुशदिल का बॉल का पता नहीं चल रहा था कि कौन सा बॉल टर्न हो जाएगा और कौन सा स्किट कर जाएगा। तो वही हो रहा था कि सम टाइम उनका बॉल जो पड़ने के बाद तेज़ी से अंदर की तरफ आता है, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर का ऑर्थोडॉक्स जो स्पिन होता है, बॉल टर्न होता है अदर वे राइट हैंड बैट्समैन, लेकिन वो गेंद ज़्यादातर सीधा कर रहे थे, तो उसकी वो स्किट हो रहा था, बैट्समैन को प्रॉब्लम आ रही थी। तो जिसने हॉरिजॉन्टल शॉट खेलने की कोशिश की वो आउट हुआ, जैसे कैडमोर उसी तरह आउट हुए थे स्वीप मारते हुए, और फिर बाबर को भी उन्होंने आउट किया। तो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग खुशदिल शाह का ये है कि इम्पैक्ट प्लेयर बने हुए हैं इस वक्त। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी बॉलिंग से या अपनी बैटिंग से कुछ ना कुछ टीम के लिए फायदेमंद, कहीं ना कहीं जो है वो चल जाते हैं, और आज बॉलिंग नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त रही है। करीम, आपकी जानिब आते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि आपसे वही सवाल होता है, कराची का मैच है, ऑडियंस की क्या सिचुएशन थी, शायकीन क्रिकेट आए आज? कदरे बेहतर थे, पिछले 4 मैचेस से काफ़ी आवाम आज थी, आज इनक्लोजर भरे हुए थे और बाहर भी रश था,
और चूंकि हमें एक्सपेक्टेड था कि बाबर को देखने के लिए आवाम आएगी, और वही था कि आवाम आई बाबर को देखने के लिए। पिछले 4 मैचेस से अब की बार आवाम बहुत ज़्यादा थी। बाबर को ही देखने आई थी, आपको कैसे पता कि सिर्फ बाबर को ही नहीं, देखना वो है? आवाम से हमारी बात हुई जब हमने, तो वो एक ही बात कह रहे थे कि हमने बाबर आजम को देखना है। और फिर ये इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि जब मैच थे आपके वीकेंड पे भी मैचेस वगैरह हो रहे थे, तब भी वो नहीं आ रही थी आवाम। अब जो है आपको अभी भी मिल रही है आवाम मंडे वाले दिन भी, तो इट मीन्स वो बाबर को ही देखने अच्छा, क्या फिर रही बाबर की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे आप? 41 बॉल पे 46, हमारे प्लेयर्स ये कब मॉडर्न क्रिकेट खेलना सीखेंगे भाई? अच्छा देखिए, बाबर का वे ऑफ गेम शुरू से यही रहा है कि वो 41 बॉलों में 50 60 ऐसे करते हैं, और हमेशा उस पे अक्सर लोग सेल्फिश कहते हैं। हाँ, इसी चीज़ पे क्रिटिसिज्म करते रहे। लेकिन आज की इनिंग में मैं चूंकि ग्राउंड में बैठा हुआ था, बाबर आज जो मैंने फील किया बहुत एग्जॉस्ट लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो बाबर आजम नहीं है। उन पे बॉलर डोमिनेट कर रहे थे, और ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि बाबर को पिछले मैचेस के अंदर तीनों बार जो है वो लेफ्ट आर्म पेसर ने आउट किया, और आज पहले ही दूसरी बॉल पे मीर हमजा ने प्लम कर दिया था, चूंकि वो हुए इन्होंने रिव्यू लिया। फिर दूसरे ओवर में बाबर फिर जब बैटिंग करने आया मीर हमजा पर, तो उन्होंने बॉलर बैक ड्राइव खेली और हाथ में कैच था, मीर हमजा ने ड्रॉप कर दिया। और एक टाइम पे ऐसा आया जब बाबर फ्लिक मारने जा रहे थे तो बैट घूम गया, तो वो बाबर को देख के ऐसा लग रहा था बाबर कभी पीछे जा रहे हैं, कभी 2 कदम आगे ले रहे हैं, कभी जो है वो विकेट का यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि बाबर नॉन स्ट्राइक पे जाना चाह रहे हैं। तो मुझे आज बाबर को देख के ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, बहुत ज़्यादा जैसे कोई अंडर 19 का लड़का पहला मैच खेलता है, ऐसा फील आ रहा था कि बाबर बहुत ज़्यादा प्रेशर में, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, और कोशिश कर रहे हैं वो किसी तरीके से, क्योंकि कंटिन्यूसली रन नहीं कर रहे। और जो उनकी बेहतरीन शॉट्स हुआ करते थे वहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा, वो फ्लिक मारते हुए उनका बैट घूम गया, मतलब वो अपने शॉट्स के ऊपर भी अबूर हासिल नहीं कर पा रहे जो उनका था। दूसरा बाबर के लिए मसला ये रीजन क्या है, ये क्यों एग्जॉस्ट हुए हैं? रीजन वो तो जिस होटल में ब्रेक रुके हुए वहां तो लाइट भी आती है, ये भी नहीं है कि लाइट गई हुई है, पानी नहीं आ रहा। उनके साथ तो ये वाले मसाइल भी नहीं आते ना, जो अक्सर आते हैं हम लोगों को इधर आते हुए। हाँ, बाबर को, मुझे ऐसा लगता है कि बाबर को रिफ्रेशमेंट ब्रेक की ज़रूरत है। बहुत क्रिकेट खेल रही है, पहले वाला टाइम नहीं है कि आपने एक सीरीज़ खेली 2 महीने बाद फिर 3 महीने बाद जाके आप कोई मैच खेल रहे हैं। नहीं, बाबर बहुत क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। उनको ब्रेक की ज़रूरत है, उनको जो है फ्रेश होने की ज़रूरत है। दूसरा, हमने सुना है कि ये वो टाइम रहता है जब प्लेयर को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। खान साहब कहा करते थे कि आप जो है वो, हम शादियों में नहीं जाते थे और खेलते नहीं थे, अखबार नहीं पढ़ते थे। सुना है मैं ऐसा बाबर साहब के लिए कि वो सोशल मीडिया में बहुत इन है और वो देखते हैं कि क्या चल रहा है। जब आप ये देखते रहेंगे ना, तो फिर आपको मजीद प्रेशर बढ़ता रहेगा, आप गेम में इन नहीं रह पाएंगे। तो बाबर को चाहिए कि इन सब चीज़ों से कट आउट हो जाए। फिलहाल जो है वो अपने आप को ब्रेक दे। जो कंटिन्यूसली उनकी जो आउट ऑफ फॉर्म वाला मामला चल रहा है, बीच में तो ये हो रहा था वो 30-40 रन कर रहे थे और वो सेट होके आउट हो रहे थे। अब तो आप देखें पिछले 3 मैचेस तो उनके भाई भी एक तो इतने उनको व्लॉग्स में ले लेते हैं ना, तो उससे भी हो जाता है। अच्छा, मैं ये बताइए, अभी ग्राउंड में देख रहा था कि वो कोई आवाम को कोई हैम्पर दे रहे हैं। उस हैम्पर में क्या है, कुछ पता है आपको क्या है? वो एक्टिविटी कर रहे हैं बेसिकली ग्राउंड में, और आवाम के लिए वो एक्टिविटी ये कहा जा रहा है आवाम के लिए, लेकिन जो लोग लोग नहीं, आज जिसको मैंने देखा वो आवाम में से तो नहीं थे। फिर कौन था? जो है वो प्रोडक्शन टीम का कोई बंदा था, अरे उसको जो है हैम्पर दे दिया। अब मेरे ख्याल से शायद उनको आवाम में से रखे या किसी वजह से दिया होगा, लेकिन आवाम में अगर एक्टिविटी की जा रही है तो प्रोडक्शन वाले को तो देना बनता नहीं था। तो इस पे एक बड़ी वो मिसाल हम पहचान गए, रेवड़ी अपने अपनों को, तो ये वाली चीजें चल रही हैं। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ का ये कहना है कि बाबर जो है उन्हें चौथे नंबर पे खेलना चाहिए, वो नए बॉल से खेलते हुए घबरा रहे हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नई बॉल से खेलते हुए घबरा रहे हैं? क्यों, उतने बड़े प्लेयर हैं वो क्यों घबराएंगे नए बॉल से? देखिए, घबराना एक अलग चीज़ है। जब आपकी फॉर्म गिरती है ना, तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि मुझे ऐसे कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। ये नहीं कि नया बॉल पे बाबर अच्छा नहीं खेलता, बाबर नया बॉल पे बहुत अच्छा भी खेलता है। ये नहीं कि बाबर ने बड़े रन्स किए हुए हैं, अभी फॉर्म इस तरह कर, तो कुछ ना कुछ आपको उसका वे आउट ढूंढना है ना। अब उसका वे आउट ये होता है, ये आप रेस्ट करें। आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होनी, रेस्ट 1-2 मैच आप रेस्ट कर लें, कोई इसमें मुजायका नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप अपना नंबर चेंज कर लें। आपके पास ऑलरेडी हारिस है, आप उससे ओपन कराएं साइन के साथ। आप नीचे आ जाएं, कैडमोर को फिर 3 पे ही रहने दें, आप चौथे पे आ जाएं। तो थोड़ा सा आपको जब 6 ओवर भी गुजर जाएंगे, वो प्रेशर भी ख़त्म हो जाएगा कि मुझे 6 ओवर में इतने रन बनाने। तो चीज़ों से निकलने के लिए आपको खुद वे आउट ढूंढना है। यू आर कैप्टन, आप मैनेजमेंट का पार्ट हैं। तो मैनेजमेंट का पार्ट जब आप होते हैं तो आपको डिसीजन लेने हैं अपनी टीम की खातिर। और आज हम ये समझ रहे, मैं ये समझ रहा था कि बाबर जो है कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे
कि उसका वे आउट, लेकिन आज भी बाबर वही ओपन करने ही आया। और अब ये तो हमारे यहाँ ये बड़ा मसला बन गया भाई, जो कैप्टन बनता है उसने पहली बैटिंग बढ़ती है, वो भाई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही है। दूसरी बात, अहमद शहजाद की जो प्रेडिक्शन थी वो बाबर के बारे में 3 मैचेस में तो बड़ी वो रही कि मैंने कहा यार बड़ी काली ज़बान है। तो उन्होंने कहा पहले मैच में 0 पे आउट हुए, अब 1 करेंगे फिर 2 करेंगे। तो अहमद शहजाद ने ये बात तो पहले ही बोल दी थी, लेकिन बहरहाल आज 46 रन उन्होंने स्कोर किए और उन्हें इस वक्त में ज़रूरत है कि या तो ब्रेक लें या अपना नंबर नीचे करें। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और मैच अभी बड़ा फंसा हुआ है और कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी टीम मैच जीतेगी, कौन सी टीम जो है वो मैच हारेगी। लेकिन अभी हम चलते हैं अरसला के पास और जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। जी अरसला, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? अच्छा, इस वक्त सबसे पहली खबर तो लाहौर कलंदर के जो ओनर हैं उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट दिया है बेस्ट परफॉर्मेंस पर, जो कि है 24 कैरेट गोल्ड का iPhone 16 उनको दिया गया है। और कराची वालों को इस वक्त अपना हेयर ड्रायर जो है वो याद आ गया है। इतना महंगा फ़ोन दिया उनको जी, और मैंने सुना है कि उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है और अच्छी बात है जी, देना चाहिए, ज़ाहिर प्लेयर है, मिलना चाहिए। लेकिन अगर शाहीन का मूड हो कि उसको कम कीमत में बेचने का तो बताइएगा। अक्सर ऐसा होता है ना, गिफ्ट मिलते हैं तो लोग कहते हैं यार हमारे पास तो इतने सारे हैं, तो वो अगर देना चाहें तो आधी कीमत पर दे सकते हैं। इस वक्त में बड़ा चर्चा हो रहा है कि उनको जी इतना अच्छा जो है वो मोबाइल फ़ोन दिया गया है, लेकिन प्लेयर्स को ऐसे गिफ्ट मिलते रहते हैं भाई। ये लेकिन हेयर ड्रायर कितने आ जाते हैं इसमें? हेयर ड्रायर तो इतने आ जाते हैं कि पता नहीं, बस हेयर ड्रायर की दुकान लग जाती है। दुकान ही लग जाती है मतलब। तो ये अब हेयर ड्रायर देखिए मजाक बना हुआ है। ये इतना हेयर खुला ड्रायर, तजाद नहीं है ये? खुला कुछ तजाद, क्रिकेटर्स को इतने अच्छे गिफ्ट मिल रहे हैं। इस पे दिल टूट जाते हैं लोगों के। हाँ। इतना अच्छा इतना गिफ्ट बड़ा मुकाबला इतना बड़ा तो नहीं बनना चाहिए ना। हेयर हेयर ड्रायर और ड्रायर से iPhone फिर गोल्ड 16 प्लेटेड 16 प्रो। बहरहाल चलें बड़ा जी, जुल्म है। फ्रेंचाइज के ऊपर है, फ्रेंचाइज पर है। जैसे अक्सर कभी मेहमान आते हैं ना बर्थडे पे, कुछ ऐसे आ जाते हैं मेहमान के, वो कुछ ऐसा गिफ्ट दे जाते हैं कि वो जिंदगी भर याद रहते हैं। ये वो वाले ये वो मेहमान वाला हैं gift। जी। अगला क्या सही स्टोरी? है। अच्छा, वार्नर की परफॉर्मेंस को शायकीन ने कुछ इस तरह से क्रिटिसाइज किया है कि वो समझ रहे थे शायद IPL में खेलने आए तो उनको इतनी सख्त बॉल्स का, इतने अच्छे बॉलर्स का सामना नहीं होगा, लेकिन ये PSL है और उनको बड़े ज़बरदस्त बॉलर का सामना करना पड़ा, तो परफॉर्मेंस वैसी नज़र नहीं आ रही उनकी जैसी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो मीम चला तो ज़ाहिर है आज वार्नर ने उसको सीरियस ले लिया। आज वार्नर ने कुछ अच्छा खेल लिया है, वरना वार्नर जब आए थे वो समझ रहे थे कि जी IPL है, क्योंकि IPL में ज़ाहिर ज़्यादातर रेलू कट्टे बॉलर्स होते हैं और PSL में जो है वो बड़े ज़बरदस्त आपको ज़ाहिर क्वालिटी बॉलर्स नज़र आते हैं। इस वजह से जो है वो उनके बारे में लोग ये बात कह रहे थे। लेकिन आज बहरहाल वार्नर अच्छा खेल गए हैं। ठीक है जी, ये मीम से सीख गए। हाँ, मीम से उन्होंने दिल पे ले लिया। दिल पे खेल रहे हैं, कैप्टन इनिंग खेल गया, दिल पे ले लिया उन्होंने। अच्छी बात है, फिर तो इस तरह से अच्छा हो गया मीम। अच्छा और बनाओ लोगों। परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अच्छा, नसीम शाह की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो नसीम शाह है वो मैच के बाद फाद मुस्तफ़ा के साथ कोई तस्वीर नजर आई है, तो लोगों ने कहा है शायद कोई डील बन रही थी उनसे कि 4 गाड़ियां ले लो, 5 तोला सोना ले लो, 4 बाइक ले लो, ऐसा कुछ सिलसिला चला था और जाओ। हाँ भाई, ये मीम है, ये मजाक है, क्योंकि ज़ाहिर है फाद मुस्तफ़ा ये चीज़ें बांट रहे होते हैं, तो लोगों ने कहा शायद नसीम शाह को कह रहे हो कि ये चीज़ ले लो, ये चीज़ ले लो और तुम जो हो वो जा सकते हो। लेकिन बहरहाल डील से कुछ और मतलब ना निकाल लिया जाए। हमारे यहाँ लोग मतलब निकालने में बहुत चैंपियन है, तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। करीम, में से आपको सबसे महंगा गिफ्ट आज तक किसने दिया है? कोई है, कोई है जहन में? ऐसी मुझे याद आया कुछ। जी, मुझे सबसे महंगा गिफ्ट परफ्यूम मिला था। सबसे महंगा गिफ्ट परफ्यूम मिला था? कितने का था वो परफ्यूम? iPhone जितना महंगा नहीं था, लेकिन बहुत महंगा था। आपको कभी कोई महंगा गिफ्ट मिला हो? आपको तो मिला होगा, आप तो प्लेयर हैं, आपको तो मिला होगा। डेफिनेटली मिलते हैं गिफ्ट, तो मिलते घड़ी हैं, मिली। प्लेयर्स कभी को ऐसा मिलते हुआ है हैं। आधी कीमत में दे दिया हो किसी को? नहीं, या नहीं, ऐसा नहीं। 75% ऑफ में? ऐसा नहीं हुआ कि किसी और को दे दिया, लेकिन हाँ प्लेयर्स को हर जगह पे गिफ्ट भाई कभी कभी ऐसा गिफ्ट आया था, हम कहते हैं इतने महंगा रख के करेंगे क्या, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं, तो मैं कहता हूँ चलो 10% कम में ले लो मुझसे। पहले जो है ना, मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा महंगी जो घड़ियाँ मिलती थी, हाँ। जब आप शारजा या वहाँ पर जाते थे तो आपको घड़ियाँ, फिर गोल्ड की आपको सबसे महंगा कोई याद है आपको क्या मिला हो? घड़ी कितनी कीमत होगी उस वक्त के लिहाज से? अराउंड उस वक्त के लिहाज से मेरे ख्याल से वो होगी कोई $5000 की। बेची नहीं आपने? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ होता है ना, बेचारे लोग अक्सर महंगी आते हैं, पूछते हैं बता भाई कितने की है, हमारे वाले वही होते हैं 5000 3000 कहाँ से ली थी? आप लोगों को मिले कभी महंगे गिफ्ट? आपको मिला है कोई? हाँ, बिल्कुल। क्या क्या महंगा मिला है? घड़ी ही मिली थी, मजेदार बात है। वो घड़ियाँ मिल रही हैं भाई आपको? गोल्ड एंड परफ्यूम। मुझे आई रिसीव्ड दिस सेल फोन एज अ गिफ्ट और इस तरह की काफ़ी चीज़ें मिली हैं। काफ़ी चीज़ें मिल चुकी हैं, हमें नहीं मिल रहा भाई कुछ आजकल। ठीक है डॉक्टर माना, आप ये बताएं आपके निशाने पे कौन है आज, किसकी किस्मत के बारे में बता रही हैं आप? आज हर्षित राणा 22 दिसंबर 2001 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और स्टार इनका कैप्रिकॉन है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से।
नंबर 1 और नंबर 1 को मेंटेन करना ज़रा सा मुश्किल काम होता है। हर्षद थोड़े से इमोशनल है, थोड़े नहीं थोड़े ज़्यादा इमोशनल है, और फील्ड में एग्रेसिव होना एक अलहदा बात है, और ओवरऑल बाय पर्सनैलिटी आपका एग्रेसिव होना ये एक अलहदा बात है। तो मैं इनको कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें। अगर ये कार्ड दिखाना चाहें तो ये है कार्ड नाइट ऑफ वाटर। तो वाटर एनर्जी इमोशनल एनर्जी होती है। वही वाली बात कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट तो आता है। हाँ, आपको बहुत जल्द ही किसी सोशल इवेंट का इनविटेशन मिलने वाला है जहाँ पर थोड़ा सा रोमांस एंड आर्ट और रिलेशनशिप एंड कल्चर और थोड़ा सा ये इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नज़र आएंगे। तो थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, हर मिलने वाले इनविटेशन को एक्सेप्ट ना कीजिएगा, और अपने आप को देख के चलेगा कि क्या मुझे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या मुझे इस इवेंट में जाना चाहिए या नहीं। कलर्स आपको पहनने हैं ब्लू, पर्पल एंड स्काई ब्लू, और इसके शेड्स पहने, नेवी ब्लू पहने, रॉयल ब्लू पहने, आप बॉटल ब्लू पहने और पर्पल के शेड्स पहने आप। हौला हाथ रखें ज़रा, किसी भी पार्टी में जाने से पहले हौला हाथ रखें। पार्टी इन्होंने लॉन्ग कट शॉर्ट ये बात बोली है कि किसी भी इनविटेशन, कोई भी इनविटेशन आपके पास आए तो थोड़ा हौला हाथ रखें। दूसरा कौन है जी? राना फ़हीम अशरफ 16 जनवरी 1994, इनका स्टार भी कैप्रिकॉन है और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 4 लगे। और राना की तो क्या ही बात करें, बहुत ज़बरदस्त इनके सितारे चल रहे हैं। ऑल्दो इन दोनों के ही स्टार कैप्रिकॉन हैं, लेकिन राना थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अब कंपेयर करें इन दोनों को, हर्षित को और राना अशरफ को, तो राना अशरफ जो है वो फील्ड पे एग्रेशन दिखाते हैं, वरना वो अपनी पर्सनल लाइफ में बड़े कंपोज्ड हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं और इंटेलिजेंट हैं और बहुत तरीके से अपनी प्लानिंग को लेके चलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी कि आपके कार्ड से बता रहे हैं कि अब आप अपनी प्लानिंग को स्टॉप करें और इट्स टाइम टू टेक द एक्शन। आपने बहुत सारी प्लानिंग्स कर ली, बहुत अच्छा आपने खेला और अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। एक और चीज़, थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि लोग आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, प्रेजेस देते हैं, आप उसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं। अब टाइम आ गया है कि आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें। इट्स अ बिग थिंग। अपने बारे में नेगेटिव सोचना अच्छी बात है ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, लेकिन कभी कभी कुछ अच्छा अगर मिल जाए आपको सुनने को तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कलर्स आपको पहनने हैं येलो, ब्राउन एंड ऑरेंज के शेड्स। ऑरेंज इज़ अ वेरी गुड, अगर आप ये पहनेंगे तो और वाइब्रेशनल एनर्जी क्रिएट होगी और नेचर से करीब होंगे और अच्छा फील करेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा भाई, ये तो वो हैं जो जिस कलर की शर्ट पहनते हैं उस कलर की गाड़ी में घूमते हैं, तो ऑरेंज भी पहने आप। और लेकिन एक चीज़ है कि अक्सर ऐसा मैंने सुना है कि लोग इनको पर्ची कहते हैं। क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन क्या वजह है ये? बड़ा मतलब विदाउट एनी परफॉर्मेंस हर बार इनको हमने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलते देखा है, और आप पीसीएल में भी उठा के देख ले, कुछ खास इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन नसीब हो तो फ़हीम अशरफ जैसा। क्योंकि जो सॉरी मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल टाइज और इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा है, तो मे बी दैट इज़ द रीज़न। और इनकी पर्सनालिटी की जो डेवलपमेंट है वो उस वजह से भी है। बाकी आप लोग ज़्यादा बेहतर समझिए। ये जो है इनका, और ये कहा जाता है और ये खुद उन तक भी ये बात गई होगी कि पॉलिटिकल जो है ना उनका पीछे इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, और हर बार जो टीम में आ जाते हैं तो इस वजह से उनको जो है पर्ची कह के पुकारा जाता है, और आवाम ज़्यादा उनके ऊपर, एक तो बल्कि मीम मटेरियल भी बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर, मीम्स वगैरह भी काफ़ी बन जाती हैं, और कुछ खास परफॉर्मेंस उनकी हमेशा से रही नहीं, और मैंने भी उनको नहीं देखा। बेन स्टोक्स से उनको कंपेयर किया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो बेन स्टोक्स से कहीं भी लगता। बेन स्टोक्स वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इस वक्त एरा के, और उनको अभी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट ये हमारी बदनसीबी है कि हमने अब्दुल रज़ाक के बाद जो है कोई बेहतरीन ऑलराउंडर बनाया नहीं, तो हमारे पास ले दे के एक ही ऑप्शन बचता है, फ़हीम अशरफ साहब, और वो टीम में होते हैं, तो इस वजह से। आप कहना चाहेंगे कुछ इस बारे में? देखिए, एक प्लेयर होता है ना, वो अपनी जगह को सीमेंट करता है, लेकिन अभी तक फ़हीम अशरफ इतने अरसे से खेल रहे हैं, अभी अपनी जगह को सीमेंट नहीं कर सके कभी भी कि ये फर्स्ट चॉइस नहीं होते, कि फ़र्स्ट चॉइस पे इनको खिलाना चाहिए। तो जब आप फर्स्ट चॉइस नहीं बनते तो फिर प्रॉब्लम इसी तरह आती है कि आप मोहम्मद नवाज के बारे में क्या है? आपने कभी मैंने नहीं देखा कि एक फ़हीम को, कि अगर ऐसा टाइम आया पाकिस्तान की टीम पे कि आपने अपना हिट आउट करके मैच पाकिस्तान को निकालना है, वहाँ आप नहीं निकाल सके। फिर बॉलिंग के अंदर कभी ऐसा आया कि एकदम 2-4 विकेटें लेकर दे दें, वो भी नहीं कर सके। तो एज ए ऑलराउंडर फिर आपका बनता नहीं है। एक चीज़ बहुत आपकी पक्की होनी चाहिए एज ए ऑलराउंडर। तो उनकी एक चीज़ पक्की कि उनकी जगह पक्की है, तो एक चीज़ बहुत पक्की है कि उनकी जगह जब पक्की है। जो है वो अपनी जगह को सीमेंट नहीं कर पाए पाकिस्तान टीम के लिए, तो फिर बार बार यही होता है। क्योंकि ये बात सही है कि पाकिस्तान ऑलराउंडर, एक अच्छा ऑलराउंडर रज़ाक के बाद हमें नहीं मिला। हमारे पास एक अनवर अली आया था, वो बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकता था और इतना कैपेबल लड़का, उसने मैचेस भी जिताए, उसकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग, बट हमने उसको ज़ाया कर दिया, हमने उसको बनाया नहीं।
और वो आज मुल्क छोड़ के वो भी अमेरिका चला गया। ये हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया है कि जो बेचारे अच्छा खेल रहे होते हैं उनको हम ज़ाया कर देते हैं और उसके बाद हम ढूंढने निकल जाते हैं कि भाई कहाँ है टैलेंट। जब टैलेंट हमारे पास आता है तो हम उसको ज़ाया कर देते हैं। ये एक बड़ा मसला है। अच्छा, एक खबर ये भी चल रही है कि जेसन गिलिप्स जो है वो कह रहे हैं पीसीबी ने मेरे पैसे नहीं दिए अभी तक। और दूसरी जानिब जो पीसीबी का स्टेटमेंट है वो ये है कि एक ये जो कोच साहब हैं इन्होंने बगैर नोटिस पीरियड पूरा किए जो है वो छोड़ दिया था और ये एक बात कॉन्ट्रैक्ट में भी थी। तो ये बात तो वैसे बड़ी एक लॉजिकल है कि अगर आप किसी कंपनी में भी होते हैं तो आपको नोटिस पीरियड पूरा करना होता है। और ये जो गोरे इनके बारे में कहा जाता है ये तो बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन के पक्के होते हैं। तो जेसन गिलिप्स साहब वैसे तो छोड़ के भाग गए, अब बोलने पीसीबी मेरे पैसे नहीं दे रहा। तो किस चीज़ के पैसे भाई? नहीं, सही बात तो सही है कि जब उन्होंने अपनी बात की है तो फिर इनका मौक़िफ़ आ गया ना। हाँ। कि भाई जब आपका नोटिस पीरियड होता है कि आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड है, कुछ प्लेयर्स का भी होता है, इसी तरह जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं हाँ। उनका एक टाइम होता है, किसी का 6 महीने का होता है, किसी का 1 महीने का भी होता है। अब इनका जो पीरियड था वो ज़्यादा था। अब जाहिर सी बात है जब आप अपना नोटिस पीरियड को नहीं दे के आप पहले से रिज़ाइन करके चले जाएंगे तो वो पैसे कैसे मिलेंगे आपको? बिला वजह आपको वो टाइम गुजारना पड़ता है। बिला और वजह फिर की जब बात है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है मैं अगर आप जा रहे हैं तो म्यूचुअली अगर कंपनी आपको दे दे वो अलग बात है, लेकिन एज़ पर लॉ एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट फिर नहीं बनते पैसे। हाँ, क्योंकि भाई जेसन भाई मैं बताऊं ये एक चीज़ होती है और ज़ाहिर है आप लोगों को इतना पता होता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तो ये बात आपको पता थी जेसन साहब, तो पैसे तो नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे हैं। कुछ और बात करें अगर करनी है तो पैसों वाली बात जो है वो इधर ही हम ख़त्म कर देते हैं। इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैच जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है और कुछ अभी भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि 4 विकेटें पीछे हैं और किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जो है वो मैच जीतेगी, लेकिन अभी थोड़ी देर में पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी खबरें। आमिर कहते हैं वो फास्ट बॉलर ही क्या जो बदमाश ना हो। वो कह रहे हैं कि जी फास्ट बॉलर के जो एग्रेशन होता है ना वो एक खूबसूरती होता है, तो ऐसा है? एब्सोल्युटली। अगर फास्ट बॉलर में एग्रेशन नहीं है, अब के फास्ट बॉलर ऐसे हैं कि जब पहले कोई हिट मार देता था या ऊपर से मार देता था शॉट तो अच्छी भली आती थी, उसकी आंखें दिखाता था, वो आके अब्यूज़ करता था कि मार के दिखाओ। शोएब तो कहते थे हिट ऐसी मारेंगे सर पे मारेंगे अगला बॉल। तो बैट्समैन को हमेशा, अब के बॉलर जो मैं देखता हूँ कि छक्का खाते हैं सर नीचे करते हैं चले जाते हैं। जब उसको एग्रेशन, बैट्समैन को जब तक आप एग्रेशन नहीं दिखाएंगे उसको, जैसे आमिर ने पहले मैच में किया था अगेंस्ट पेशावर, उसने पहले ओवर से स्टार्ट कर दिया था साइम और बाबर के ऊपर, उसने बोलना शुरू किया, एग्रेशन दिखाया। और वहाँ पर देखें एग्रेशन ये होता है कि किसी को टीज करके, ये नहीं कि लड़ाई करना है। एग्रेशन का मतलब है कि टीज करना है, उसकी विकेट लेनी है और उसको वापस ड्रेसिंग रूम में भेजना है बैट्समैन को। अच्छा, मुझे याद है वहाब रियाज तो लड़ने पे आए थे, वो तो लड़ जाते थे, बिल्कुल वो लड़ जाते थे। वो देख, अगर आपको वो मैच अहमद शहजाद से शायद हुई थी उनकी धक्का पहली हो गई थी। अहमद शहजाद से हुई, उससे जब ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप का मैच था उसमें वॉटसन के साथ जो हुई थी, उसने जो स्पेल किया था वो आउटस्टैंडिंग है। उसने बाउंसर्स किए थे और एग्रेशन के साथ बाउंसर किए थे। वो तो राहत से कैच छूट गया ना, वो पाकिस्तान मैच जीत जाता। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है फास्ट बॉलर पे, लेकिन कंट्रोल रखे। ये नहीं कि बदमाशी का मतलब ये नहीं होता विकेट उठा के सर पे मार दो, लेकिन थोड़ा सा ज़रा होना चाहिए। जैसे शुएब अख्तर था, उनका एक टाइम था, एरा था, और जिस तरह वो करते थे तो वाकई में बड़ा अच्छा लगता था। सूट लेकिन हर किसी पे बदमाशी करती नहीं है, ये भी एक बात है। हर फास्ट बॉलर के ऊपर बदमाशी सूट भी नहीं कर सही। जैसे शाहिद कपूर जब मूवी करते हैं ना और वो वाले रोल करता है जिसमें वो बड़े सारे लोगों को पीट रहा होता है, मुझे हंसी आ रही होती है यार, ये अभी अपना सेहत देखे और बदमाशी देखे। तो वो उसके लिए भी थोड़ी ज़रा होनी चाहिए। जैसे शोएब भाई लंबे चौड़े से आते थे, अगर 120-115 की स्पीड से आप बॉल कर रहे हो फिर आपका एग्रेशन नहीं बन पा रहा होता ना। लेकिन जिसके जेन्युइन पेसर्स हैं वो आएंगे तो वो तो दिखाएंगे ना आपकी अपना। ठीक है, लेकिन एक ज़रा होनी चाहिए ना बदमाशी के लिए भी कि स्टाइल मारते हुए अच्छा लगो। अब कोई ऐसा सामने से स्टाइल मारे मेरी तो हंसी छूट जाएगी कि अब ये बेचारा क्या स्टाइल दिखा रहा है। बहरहाल लेकिन ठीक है, जो आमिर की बात है ये काफ़ी हद तक जो है वो सही है। अच्छा, हसन अली ये कह रहे हैं कि मेरा काम जो है वो परफॉर्मेंस देना है और मैं पाकिस्तान के लिए दोबारा जो है वो
परफॉर्म करना चाहूँगा। साथ में ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान टीम की बाग दौड़ भी संभालना चाहता हूँ, यानी कि इस शेर में शायद ये कह रहे हैं कि मैं कैप्टन भी बन सकता हूँ। क्या कहते हैं आप? अच्छा, हसन अली ने अपने आप को इस PSL में बहुत इंप्रूव किया। हाँ, वो तो no किया, doubt। जो और बात है। जिस तरीके से वो आ रहे हैं कंटिन्यूसली 140 प्लस पे बॉल कर रहे हैं, 140 142 पे बॉल कर रहे हैं, वो इतना करते नहीं थे पिछले लास्ट 2 PSL में, कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं थी। और मेन कैरेक्टर है इस PSL के, और इस PSL में अगर कोई ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है वो हसन अली है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो हमारी टीम की बॉलिंग का मामला चल रहा है और जिस तरीके से हम जो है कंटिन्यूसली मार पड़ रही है हमारे बॉलर्स को, तो हसन अली की टीम में जगह बनती है। और कप्तानी की जहाँ तक मैं बात करूँ, कप्तानी के लिए मुझे संजीदा कैरेक्टर नहीं लगते कप्तानी के लिए कि वो कप्तानी संभाले के लिए। नहीं, कप्तानी के लिए ठीक है, अब बार बार कितने कप्तान चेंज करेंगे हम? संजीदा कैरेक्टर को जरा खुल के बताएं, इसके संजीदा बहुत- कैरेक्टर क्या? बहुत शेर लिखना ज़्यादा- शुरू कर दें, क्या करें? मुझे नहीं लग सलवार रहा- कमीज पे शॉल डाल के आ जाएं, क्या मुझे करें? नहीं लग रहा उनकी टीम में सुनी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना एक कैरेक्टर बनाया हुआ है ना, मजाक मस्ती और ऐसी बात नहीं, जेल रख के चलते हैं टीम को, लेकिन वो उस तरीके से फील्ड में भी आपका एक जैसे शाहिद खान अफरीदी का एक भरम था, लड़के बात नहीं करते थे और टीम के साथ मजाक भी वो करते थे। वो एक कैरेक्टर आपकी टीम को, जो इस वक्त आपकी टीम का हाल है, ऐसा कैरेक्टर आपको चाहिए जो आपकी टीम को सीधा रख के चले और जो मामला चल रहे हैं। तो और उसमें हसन अली मदद है। अगर आप वाकई में जो है वो कैप्टन बनने की ख्वाहिशमंद है तो जरा सीरियस हो जाए ना, आज से जरा कम बात, सीरियस ना, प्रीवियसली भी शहरी उसने कोई कप्तानी की नहीं है। हाँ, वो नहीं है। आपको ख्वाहिश कप्तान जाहिर की है, ख्वाहिश। कप्तान जो होता है ना, बॉर्न कैप्टन होते हैं। हसन उनको अली है पता वो। है लीडरशिप का। हसन अली इज अ गुड क्रिकेटर हम्म। ओवरऑल। वो फनी करेक्टर भी है ग्राउंड में, जिस तरह उसकी डांस बड़ा अच्छा करते हैं वो, डांस टिका के। बहुत ज़बरदस्त करता है हाँ, वाकई। डांस टिका के करते हैं, लेकिन लेकिन इंजॉय करता है टीम को। मुझे लग रहा है जिस तरह अभी खेल रहा है वो, अभी T20 जो नेशनल T20 हुआ था रमज़ानों में, उसमें भी हसन अली ने बहुत ज़बरदस्त अपनी बॉलिंग की है, पेस दिखाई, आउट किए। अभी PSL में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हर मैच में अच्छी बॉलिंग, कंसिस्टेंट। तो मेरे ख्याल से जब कंसिस्टेंट कोई आ जाए और उसको कमबैक तो ज़रूर करना। मेरे ख्याल से बांग्लादेश की सीरीज़ के लिए हसन अली जो है वो अच्छा ऑप्शन होना है। चाहिए। कप्तानी फिलहाल जरा आप रहने दें। अब जरा आते हैं राशिद लतीफ़ की जानिब। राशिद लतीफ़ कहते हैं कि जो यूनिस खान के खिलाफ बगावत हुई, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस पर उन्होंने कहा है कि ये जो 90s के लौंडों का खिताब दिया, ये ठीक है। इनका कहना है कि 96, 99, 2003, 2007 का हम जो है वो वर्ल्ड कप हारे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ तो 2009 में T20 यूनिस खान की जो है उसमें जीत गए। उसके बाद 2010 से 2015 तक फिर हम हारते रहे, और 2016 में जब चेंजेस आई, यानी कि उन्होंने कहा तब्दीली आई, तो उसके बाद 2017 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती सरफराज की उसमें। तो फिर हम कैसे जीत गए? यानी कि वो कह रहे हैं कि ये जो थे 90s के लौंडे, ये वर्ड उनका है, मेरा नहीं है, ये कुछ ना कुछ करते रहते थे, कुछ ऐसा है। मतलब और बगावत हुई 90s थी, के- कुछ बगावत हुई है यूनिस खान के खिलाफ। यूनिस खान के खिलाफ हाँ लड़कों ने किया था, और एक जिसमें सारे 90s seniors- की तो आपको भी पता होगी चीज़ें। 90s में भी हुआ है। जावेद मिर्जा के खिलाफ भी उनकी कैप्टनसी से लोग हटे, फिर वसीम भाई के खिलाफ की है 90s में, न्यूजीलैंड टूर से ऊपर 93 आई बिलीव। और शाम में सब साथ थे और सुबह सब कैंप में आए नहीं कोई भी, सबने बगावत होती कैसे जरा बताएं? वो जंगों में तो अलग ही ग्रुप दिखाते बन- हैं। ग्रुप बन जाता है ना, ग्रुप बन गया। ये आपस में ग्रुप बन तो जाता है। सबको दुनिया को पता है कि क्यों हुआ था। असल में कुछ कैप्टन्स, यूनुस खान के साथ भी यही हुआ था कि बहुत गुस्से के हैं, हर एक को इस तरह करते रहते हैं, तो वो लड़के फिर वो अगेंस्ट होने शुरू हो गए थे। वसीम भाई के साथ भी यही हुआ। लेकिन उसमें बोर्ड का बहुत अमल दखल होता है कि बोर्ड अगर किसी के खिलाफ बगावत, ये बोर्ड ने कप्तान बनाया, फिर आप कप्तान हटवा देते हैं। वो लड़के फिर कप्तान को हटा दिया। फिर उस टूर के ऊपर वसीम भाई कप्तान नहीं थे, फिर मलिक साहब कप्तानी उनको मिल गई थी। तो बात यह है कि फिर बोर्ड को स्टेप लेना चाहिए कि भाई हमने बनाया है कप्तान, ठीक है, अगर कुछ चीज़ें होती हैं वो अपनी आप ठीक कर सकते हो, लेकिन ये तो नहीं कि अगर बगावत कर दो। अच्छा, 3 दफ़ा ऐसी हुई है, रातों रात होती है या इसकी जावेद के खिलाफ मिसकोटें पहले कप्तानी से चल रही होती हैं? चल रही होती हैं, लेकिन फिर जब सारे प्लेयर मिल जाते हैं और एक उनमें यूनिटी आ जाती है, तो बस वो ये कर लेते हैं कि हम इसके कप्तानी में नहीं खेलेंगे, सारे मना करते थे हम नहीं खेलेंगे। हम नहीं खेलेंगे। तो ये 3 दफ़ा हो चुका है पाकिस्तान टीम। ये भाई ये बड़ी बड़ी खतरनाक चीज़ें होती हैं बगावत वाली। और जैसे वो कह रहे हैं कि इसमें जो है वो कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ, ये हुआ, तो यानी कि वहाँ भी कुछ ना कुछ गेम होती देखिए, थी। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं कि किसी को किस तरह, मतलब किसी की कप्तानी में कोई बंदा खुश नहीं होता, किसी को कोचिंग में बंदा खुश नहीं होता, तो वो फिर आपस में बातें करते हैं, वो बोर्ड में भी बातें हो जाती हैं। वैसे आप कभी बगावत का हिस्सा बने? नहीं, मैं नहीं, कभी आपको कहा हो अभी मिलके बगावत करते इस कैप्टन के खिलाफ? नहीं, या आप क्योंकि मैं बताना उस नहीं वक्त तो टीम में आ ही रहा था 93 में वसीम भाई वाली का उसमें, तो मैं तो उस चीज़ का हिस्सा नहीं था। लेकिन
कैंप में ज़रूर था, लेकिन चीज़ें ये होती नहीं हैं। कैंप में ही लोग नहीं आए, फिर सुबह सब ऐसी जीन्सों में आ गए। सब कैंप खाली। तो भाई ये चीज़ मैं उसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि बोर्ड को भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। प्लेयर्स जो पावर वो ख़त्म करनी चाहिए। प्लेयर जब पावरफुल हो जाते हैं ना, तो फिर यही प्रॉब्लम्स आती हैं। और यही चीज़ हमारे रोटी गैंग ने भी की थी कि जब वो इतना पावरफुल हो गया था तो फिर पाकिस्तान टीम का जो बेड़ा गर्क हो गया था, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन ज़ाहिर क्लोजिंग का टाइम हो गया है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।